तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं गोविंद एजुकेशंस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो जैसा कि आपको पता है ये 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं इसे एक चार्ट के फॉर्मेट में कि क्या है ये पूरा का पूरा चैप्टर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर का। ठीक है, तो एक दल का प्रभुत्व का दौर का बेसिकली मतलब क्या है। यहां पर जो एक दल है उसका मतलब है जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी वो आपको पता है कि कैसे वर्चस्व के कारण वो कितना आगे निकल रही थी और वर्चस्व में होने की वजह से उसने अपना प्रभुत्व बना लिया था एक तरीके से। पहले के टाइम पे आपको पता है जैसे ही हमारा भारत देश आजाद हुआ तो कांग्रेस के अंदर काफी सारे स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने कांग्रेस को धीरे 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 करके ब्रिटिश सरकार के सामने खोला और उसको खोलने के बाद उसे इतना आगे बढ़ा दिया कि हर भारतीय नागरिक को यह भरोसा हो गया कि कांग्रेस रहेगी तभी हमारा भारत देश महान रहेगा। और इसी बात को लेते हुए एक दल का प्रभुत्व का दौर शुरू हो गया। यहां पर एक दल का प्रभुत्व का मतलब है कांग्रेस की जो लगातार से मोनोपोली बनी हुई थी वो मोनोपोली को तोड़ने के लिए एक पार्टी आई थी। वो एक पार्टी को समझने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि क्या है ये एक दल का प्रभुत्व का दौर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को इस इजी एक्सप्लेनेशन के चार्ट की तरफ। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चुनाव आयोग की। ठीक है, जिस भी बच्चे को नहीं पता है कि चुनाव आयोग क्या होता है, चुनाव आयोग का मतलब होता है जो कि चुनावों को करवाता है। चुनाव को निष्पक्ष रूप से और स्वतंत्र रूप से जो कराने का कार्य है वो चुनाव आयोग का है और आज भी जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव आयोग ही करा रहा है। तो बात करें हम चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की शुरुआत हुई थी 1950 में। हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था और जब हमारा भारत देश आजाद हो गया तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भी लागू हो गया था, है ना, एकदम अच्छे तरीके से। और जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को तब हमारा चुनाव आयोग को भी पूरी की पूरी शक्ति मिल गई और 1950 के अंदर चुनाव आयोग हमारा बन के खड़ा हो गया। ठीक है, और बात करें 1950 में जब चुनाव आयोग हमारा बना था तो उस चुनाव आयोग में हमारे जो पहले मुख्य व्यक्ति बने थे, मुख्य व्यक्ति कह सकते हैं, हम इसे चीफ कह सकते हैं, तो फर्स्ट चीफ जो बने थे उनका नाम था सुकुमार सेन। ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर के अंदर, तो उसको हम समझते हैं। ये जो सुकुमार सेन थे इन्होंने क्या किया कि अब इनके सामने एक परेशानी आ गई थी। ये कैसी परेशानी थी कि हमें पता है कि हमारा भारत देश लोकतंत्र के नाम पर चलता है और लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र होता है लोगों के द्वारा किया गया शासन और अलग अलग पार्टियां भी बनानी थी, चुनाव भी करवाना था, है ना, और बाकी सारी चीजों को देखना था कि कैसे कैसे सारी चीजें चल रही थी। ठीक है, तो सुकुमार सेन जब बने हमारे फर्स्ट चीफ चुनाव आयोग के तो उनके सामने यह परेशानी आई कि किस तरीके से हम भारत के अंदर पहला चुनाव करा पाए। तो अब इस परेशानी को समझने के लिए उनके सामने काफी सारी मेजर प्रॉब्लम आ गई होगी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। सबसे पहली मेजर प्रॉब्लम क्या थी, चुनाव आयोग हमारा रेडी हुआ, सारी चीजें रेडी हुई तो 17 करोड़ वोटर्स ऐसे थे जिनको वोट कराना था। 17 करोड़ लोग थे जिनको वोट एकदम अच्छे से देने थे और 17 करोड़ लोग हैं तो भाई एमएलए भी ज्यादा होंगे, है ना। एमएलए जब ज्यादा होंगे तो भारत देश के अंदर 3200 एमएलए थे टोटल और 3200 एमएलए के साथ साथ 489 सदस्य थे, जैसा कि आपको पता है। और ये सारी मेजर प्रॉब्लम थी। फिर देखो क्या हुआ उसके बाद, अक्टूबर 1951 को सोचा गया सुकुमार सेन के द्वारा कि चलिए चुनाव कराया जाए और अक्टूबर 1951 में चुनाव पहली बार हुआ। लेकिन अगर हम बात करें इसके पीछे आने की तो जब हम इस चैप्टर के पीछे आएंगे अक्टूबर 1951 में चुनाव तो स्मूथली हो गया, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि अक्टूबर 1951 से पहले सुकुमार सेन ने काफी सारी परेशानियों को झेला था और उन परेशानियों को समझने वाले हैं कि सुकुमार सेन के सामने क्या क्या परिस्थितियां आई थी पहला चुनाव कराने के आगे। अब बेसिकली क्या था इसमें, सुकुमार सेन ने क्या किया, उनके सामने परेशानी थी कि जितने भी वोटर है, 17 करोड़ से ज्यादा वोटर है, आपको पता ही है उस टाइम पे, उनको वोटर कार्ड बनवाना था, है ना। वोटर कार्ड आप जाते होगे जब चुनाव देने जाते हैं तो वोटर कार्ड की सबसे ज्यादा नीड पड़ती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वोटर कार्ड बनवाना था। तो यही सारी मेजर प्रॉब्लम है जो कि मैंने आपको चार्ट के फॉर्मेट में समझाई हुई है। वोटर कार्ड की मेन प्रॉब्लम थी कि 17 करोड़ लोगों का वोटर कार्ड कैसे बनेगा। और उसके बाद क्या था, सबसे मेजर प्रॉब्लम जो थी हमारी वो थी ये 84% साक्षर नहीं थे। तो भारत देश के अंदर जब अंग्रेज लोग निकल गए थे
उस टाइम पे अंग्रेज लोग किसी को भी पढ़ने का सुअवसर नहीं प्रदान करते थे, तो ये परेशानियां थी। तो साक्षरता, अगर किसी को नहीं पता है साक्षरता दर क्या है, साक्षरता दर ये है कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो भारत देश के अंदर 84% लोग ऐसे थे जो साक्षर नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। और आपको पता ही है कि अगर पढ़े लिखे इंसान को किसी चीज को समझाना है तो उसको समझाने के लिए बहुत सारी परेशानियां आएगी। तो सबसे पहली परेशानी थी वोटर कार्ड बनवाना, दूसरी परेशानी थी 84% लोग साक्षर नहीं थे, और उसके साथ साथ यही मेन कारण थे जिसकी वजह से हमारी देरी हुई चुनाव में। और उसके साथ साथ एक और कारण था कि जब सारे के सारे वोटर कार्ड के लिए डिटेल्स जमा कर रहे थे कि वोटर कार्ड में क्या क्या डिटेल चाहिए होगी, नाम क्या होगा, है ना, पता क्या होगा, सारी चीजें, तो जब ये सारी डिटेल्स को लेना था तो फिर बहुत सारे प्रशिक्षित लोगों को लिया गया। लगभग हम कह सकते हैं 53 लाख टोटल के टोटल लोग थे जिनको प्रशिक्षित किया गया था। इन 53 लाख लोगों ने क्या किया, वुमेन्स के पास जाके, सबके पास जाके सारी डिटेल शेयर की। और जब ये यहाँ पे गए वुमेन से चीजें पूछ रहे, तो 40 लाख वुमेन्स वोटर ऐसी थी जिन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी थी। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कैसी, उन्होंने दे दिया था कि अलाना की बेटी, फलाना की बेटी, फलाना की माँ, है ना, ऐसे नाम दे दिए थे। अब क्या हुआ प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम आ गई चुनाव आयोग के सामने कि अब या तो इसे रीट्रीट किया जाए, मतलब दोबारा इसको ठीक किया जाए, या यही सेम नाम चलता रहेगा, नाम एकदम सेम चलता रहेगा, लूप में, है ना, लगातार क्या रहेगा, चलता रहेगा। तो लेकिन हमारे चुनाव आयोग ने उस टाइम पे गलती नहीं की, वो दोबारा गए और हमारी जो महिलाएं थी जिन्होंने अलाना की बेटी, 40 लाख वोटर ये जो थे, अलाना की बेटी, फलाना की बेटी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी थी, उनके पास जाके दोबारा से इस इंफॉर्मेशन को ठीक कराया। और फिर जब वो इंफॉर्मेशन को ठीक हुआ, है ना, तो फिर सबसे अच्छी चीज क्या की, चिन्हों को दिखाया गया कि चिन्हों से पता चलेगा कि किस पार्टी को वोट देना है, किसे हमें वोट देना है, तो चिन्ह से पता चल जाएगा। फिर क्या हुआ, तो इतना समझ में आ गया होगा कि आपको सुकुमार सेन ने बेसिकली क्या किया था, पहले चीफ थे, उनके सामने, चुनाव आयोग के सामने सबसे परेशानी ये थी सबसे पहली कि हमें किस तरीके से वोटर कार्ड बनवाने हैं, है ना। 84% लोग साक्षर नहीं थे, 40 लाख महिलाएं ऐसी थी जिसने अलाना की बेटी, फलाना की बेटी गलत इंफॉर्मेशन दे दी थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये सारी परेशानी आई, जिसकी वजह से हमारा चुनाव आयोग को अक्टूबर 1951 में फिर पहला चुनाव हुआ। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि अक्टूबर 1951 में पहला चुनाव हमारा हुआ था। तो ये चुनाव किस प्रकार से हुआ उसको हम देखते हैं कि चुनाव कैसे क्या क्या चीजें हुई, अब उसको हम देखते हैं। अब क्या हुआ, हमने देख लिया कि 84% हमारे साक्षर नहीं थे, और उसके साथ साथ 40 लाख महिलाओं ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी थी, किस प्रकार से, अलाना की बेटी, फलाना की बेटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि आप पेपर में जब ये लिखेंगे तो एग्जामिनर को ज्यादा अच्छा लगेगा, जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको समझ में आएगा कि बच्चे को पता है। अब आता है हमारा बैलेट बॉक्स। अब क्या हुआ, अक्टूबर 1951 में हमारा पहला चुनाव हो गया, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, अब जो ये चुनाव था इसमें था एक बैलेट बॉक्स। बैलेट बॉक्स क्या है भाई, बैलेट बॉक्स जो हमारा है इसमें बेसिकली हमारी पर्चियां होती थी। ठीक है, पर्चियां किस प्रकार की, एक ऐसी पर्ची होती थी, उस पर्ची में अलग अलग पार्टी बनी हुई थी ऐसे, और उस पे अंगूठा लगाना था, ऐसे अंगूठा लगा दिया और वो पार्टी फिर जीत जाएगी, आम आदमी पार्टी, जो भी पार्टी थी, है। तो अंगूठा लगाएंगे तो वो पार्टी क्या होगा जाएगी, उसको तुमने वोट दे दिया। ऐसे ही था, क्योंकि पढ़े लिखे तो थे नहीं भाई कि साइन करेंगे। अंगूठा नहीं तो ठप्पा लगाने का, एक ठप्पा होता है ना एक तरीके का, है ना, आपको पता है, स्टैंप होता है, स्टैंप, तो उस स्टैंप को लगा के वोट को बेसिकली दिया जाता था, अंगूठा नहीं ठप्पा। ठीक है, अंगूठा भी समझ ही सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बैलेट बॉक्स की बात करें तो बैलेट बॉक्स में बेसिकली क्या होता था, पर्चियां होती थी, जिस पर्ची में हम स्टैंप लगा के क्या करते थे, वोट को देते थे। हम नहीं, ये 84% साक्षर जो लोग नहीं थे वो, है ना। उसके बाद क्या था, इस बैलेट बॉक्स में होते थे अलग अलग चिन्ह। मैंने बताया किस तरीके से एक पर्चा होता था, उस पर्चे में अलग अलग चिन्ह बने होते थे और उस चिन्ह पे हम स्टैंप लगाते थे। कांग्रेस जो थी ना, वो 364 वोट से बहुत पूर्ण बहुमत से पहली बार जीती। 364 वोट, समझ रहे हो 364 वोट कितने होते हैं भाई। 543 सीट जो हमारी है, 543 में से 364 चाहिए तो 272 होती है, लेकिन 364 से इतनी तगड़ी बहुमत से जो जीती थी पार्टी, वो थी कांग्रेस, जो पहली बार जीती थी। अब जब पहली बार जीती तो उसके बाद ये पार्टी 3 बार लगातार, समझ लो 3 बार लगातार, मतलब एकदम 15 साल तक लगातार जीतती रही। 15 साल तक ये पार्टी जीतती जा रही थी। तो 3 टाइम विन पार्टी भी इसको बोलते हैं। फिर क्या हुआ,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भी मतलब किसी ने सपोर्ट किया, कैसे कैसे सही चीजें की। फिर 1967 में एक ऐसा दौर आया जिसको हम राजनीतिक भूकंप कहते हैं। राजनीतिक भूकंप क्या था भाई? अब 3 टाइम विन पार्टी जो थी उसके साथ क्या हुआ, उसके बाद जब ये 3 टाइम जो विन पार्टी थी वो पार्टी हार गई। जी हाँ, जो कांग्रेस की पार्टी थी वो पार्टी हार गई। वो जो पार्टी जब 3 टाइम विन पार्टी हारी, कब हारी? 1967 में। तो भूकंप का दौर, जो राजनीतिक भूकंप का दौर है, वो पेपर में आए तो राजनीतिक भूकंप का दौर क्या है, तो आप लिखोगे 1967 में कांग्रेस की पार्टी क्या हो गई थी? हार गई थी। कांग्रेस की पार्टी जो 3 टाइम विन पार्टी थी वो पार्टी उस 1967 में हार गई थी। इसी को ही हम राजनीतिक भूकंप कहते हैं। और वो पार्टी हारी कैसे थी? इस पार्टी को हराया था दविद्र मोनेद्रा खाजागा। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन ये दविद्र मोनेद्रा खाजागा विन पार्टी थी, जो पार्टी जीती थी 1967 में, है। और दविद्र मोनेद्रा खाजागा ने ये पार्टी क्या कर जीत गई थी। कुछ और चीजें हैं जो मैं अपनी ओर से जोड़ रहा हूं, उसको याद रखना। ठीक है, हमें पता है कि बैलेट बॉक्स था पहले के टाइम पे, लेकिन एक है ईवीएम। ईवीएम क्या होता है भाई? ईवीएम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि अभी भी चल रही है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इससे ही अब चुनाव होते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है भाई? जिसमें वोट देते हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे, ये तो सबको ही पता होगा, है ना। 12th क्लास में हो भाई, पता क्यों नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भारत में पहली बार 2004 में क्या किया गया था? लागू किया गया था पूरे भारत में। तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही चलती है। ये सही चीजें याद रखना। आपको आशा करता हूं पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और कुछ और बातें बताऊं तो ये आपके सामने पूरा बोर्ड है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। मैं पूरा पीछे हो गया हूं, है ना। और इस स्क्रीनशॉट को खींच के आप किसी को भी इस चैप्टर को इजीली पढ़ा पाओगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्त टीचर को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि मैंने कैसा पढ़ाया है। बाय बाय।